हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिकोड स्टडी की करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू की गई है। तो उसमें एक कल की क्लास में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स करवाया गया है, यानी कि जो हमारे डे बाय डे की न्यूज़ है वो क्वेश्चन क्विज के माध्यम से करवाई जा रही हैं। तो उसी सीरीज में हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? What is the name of the operation recently launched by India evacuate Indian citizen from Haiti? ऑप्शन ए है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी है ऑपरेशन कावेरी। तो अगर आप लोग इसमें इन ऑपरेशन अजय या गंगा या कावेरी के बारे में जानते होंगे तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें ऑप्शन कट करना आता हो तो आराम से उसका आंसर निकल आता है। तो जैसे कि आप लोगों ने ऑपरेशन अजय के बारे में सुना होगा, ऑपरेशन अजय जो था ये इजराइल में जो भारतीय नागरिक फंसे थे वहां पर भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था, राइट। अब बात करें ऑपरेशन गंगा की। तो जो ऑपरेशन गंगा था ये जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो जो यूक्रेन में फंसे लोग थे, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और ऑपरेशन कावेरी की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो जब ये बी और सी डी नहीं होगा तो हमारा क्या आंसर बचता है? ऑप्शन ए। तो यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्पक मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पुष्पक नामक पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV से जुड़े अपने तीसरे मिशन को सफलतापूर्वक आयोजित किया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है पुष्पक एक रीयूजेबल लॉन्चिंग विमान है। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुष्पक मिशन। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स थर्ड मिशन इन्वॉल्विंग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल नेम्ड पुष्पक। पुष्पक इज अ रीयूजेबल लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट। अब इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? वो हमारा सी है। सी इज राइट आंसर, यानी कि हमारे जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? सही है। यानी कि जो हमारा अब यहाँ पर जो RLV है ना, इसका जो है फर्स्ट मिशन हुआ था वो भी सक्सेस रहा, सेकंड भी सक्सेस रहा, और उसी सीरीज में जो है थर्ड ये लॉन्च किया गया। यानी ये कौन सा है? तीसरा मिशन है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट आ जाए कि पुष्पक जो एयरक्राफ्ट है ये DRDO द्वारा लॉन्च किया गया, तो बिल्कुल गलत जवाब। आपको पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा, इसको एक नोट करते चलिएगा कि ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा, इसको मत भूलिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा पुष्पक के बारे में जान लेते हैं कि पुष्पक क्या है। तो पुष्पक एक जो है एयरक्राफ्ट है। क्या है? एयरक्राफ्ट है जो क्या करेगा, ये जो रोबोटिक लैंडिंग करवाएगा क्रिटिकल सिचुएशन में, यानी कि जब वो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जटिल परिस्थिति में, ये रोबोटिक लैंडिंग कराने में क्या करेगा? मदद करेगा। पुष्पक जो एयरक्राफ्ट है इसका जो वजन है वो करीब कितना है? 1.75 टन। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस बेसिक नॉलेज के लिए जान लीजिए कि जो ये एयरक्राफ्ट है वो 1.75 टन है। क्लियर? और इसमें आपके 3-4 पॉइंट हो गए। एक, पुष्पक मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया।
पुष्पक मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है क्रिटिकल सिचुएशन में रोबोटिक लैंडिंग करवाने में हेल्प करना है। तो अगर कहीं से भी स्टेटमेंट अगर घुमा के भी आ जाए तो आप कर ले जाएंगे। इतना समझ में आ गया? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया है? Which ministry has recently notified the fact check unit of PIB under the IT rules 2021? अब ऑप्शन ए हमारा है वो है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन बी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा क्या किया गया है? शुरू किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फैक्ट चेक यूनिट होता क्या है, यानी ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये बच्चे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जितनी भी फर्जी न्यूज़ चलाई जाती है, जितनी भी ये फर्जी न्यूज़ चलाई जाती है लोगों को गुमराह करने के लिए, उन न्यूज़ों पर क्या करना है? प्रतिबंध लगाना है। यानी कि ऐसी जितनी भी न्यूज़ हैं जो फर्जी हैं उन पे ये कंट्रोल करेगा। तो इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं लोगों का जो है न्यूज़ पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पर भरोसा कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ के लिए ये चलाया गया है। तो इसमें अगर कभी आ जाए कि जो फैक्ट चेक यूनिट है इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अगर ऑप्शन में दे कि इसका डीप फेक वीडियो बनाने के लिए यूज किया जाता है या फिर इसको फर्जी न्यूज कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लियर बता दिया है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो है फर्जी न्यूज को कंट्रोल करना, राइट। तो और दूसरा एक और बात है कि अभी कई सारे एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं और उनका फुल फॉर्म दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पर FCU आपको दिख रहा है, मान लो कभी ऐसे आ गया है कि FCU का फुल फॉर्म क्या होगा। अब नीचे कई सारे ऑप्शन दे दिए, तो यहाँ पर आप नोट कर लेना या फिर आप एक वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा। तो FCU का फुल फॉर्म फैक्ट चेक यूनिट है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पोजल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध किस देश द्वारा लगाया गया है? Which country banned disposal e-cigarette and vapes? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान और ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। अब इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी न्यूजीलैंड द्वारा क्या किया गया है? वो ई सिगरेट और वेब्स पे, यानी ई सिगरेट और वेब्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्लियर? क्योंकि आज का यूथ कोई ना कोई नशे में लिप्त पाया गया है, यानी कोई भी सिगरेट रहा है, ई सिगरेट का यूज कर रहा है या फिर कोई शराब का सेवन कर रहा है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या किया? न्यूजीलैंड सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई इसमें बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पे जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्लियर? अब कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि डिस्पोजल ई सिगरेट और वेब्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है? बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पे प्रतिबंध लगाया है, यानी कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने जो है ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। और किसके द्वारा? 2022 में जो है ऋषि सुनक ने इस पे प्रतिबंध लगाया था, जो वहां के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा जो है 2022 में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट कंट्री न्यूजीलैंड नहीं है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए कि ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले कई देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद न्यूजीलैंड है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ब्यू ग्याल्पो है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये
केवल 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है, या 3 व्यक्तियों ने ही प्राप्त किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द ऑर्डर ऑफ ड्यूक ग्यालपो। सेकेंड स्टेटमेंट ओनली 3 पीपल हैव रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड सो फॉर। अब उपर्युक्त कथन में से कौन सा ये सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है? आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हमारे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि उसने देखा कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो है, बिल्कुल ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी तक केवल 3 व्यक्तियों को प्राप्त किया। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, वो है 3 पीपल। क्या है? 3, यानी कि यहाँ पर आपने अगर ढंग से न्यूज़ नहीं पढ़ी है, ढंग से इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी केवल एक स्टेटमेंट है, वो जो है केवल एक स्टेटमेंट ही सही है। दूसरे में गलती ये है कि यहाँ पर केवल 3 व्यक्ति नहीं है, 4 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 4 व्यक्ति हैं। 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है अभी तक भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब आपके दिमाग में एक और बात आनी चाहिए कि आखिर ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ऐसे तो सारे देश के ही सर्वोच्च सम्मान होते हैं, लेकिन चर्चा में कब आते हैं? चर्चा में जब इससे कोई रिलेटेड न्यूज होती है तभी ये चर्चा में आते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भूटान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि गैर भूटानी व्यक्ति को ये सम्मान मिला है। अब ये गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? ये गैर भूटानी व्यक्ति जो है वो हमारे देश के कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, क्लियर? भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी को मिला है। अब ये किसके द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है, ये भी जान लेना आपको जरूरी है। ये प्रदान किया गया है जो भूटान के राजा हैं, भूटान के राजा द्वारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और भूटान के राजा कौन है, इनका नाम जान लीजिए। थोड़ा सा इनका नाम अटपटा सा है, लेकिन आप लोग याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इनका नाम है खेसर नामग्याल वांगचुक। नामग्याल वांगचुक, इसको नोट कर लेना बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि कभी आ जाता है कि भूटान को जो सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया है, या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो नीचे नाम दे देगा, तो नाम भी याद कर लेना कि भूटान के राजा खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIO का नया अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है रुचिरा कंबोज, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार और ऑप्शन डी है ऑफ द एबव। अब इसका भी अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन में ही आंसर छिपा है, यानी कि आप ये जानते हैं कि रुचिरा कंबोज तो हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधि है, यानी कि इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है FIO से, तो ये हो ही नहीं सकती। अब सेकंड है राजीव कुमार। जैसा कि राजीव कुमार तो अभी बहुत चर्चा का विषय है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आए दिन अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ दिन पहले चुनाव की तारीखें के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो कहीं ना कहीं राजीव कुमार का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। तो ये क्या है? ये हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब बचा सी और डी, यानी कि सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। अश्विनी कुमार जो है ये FIO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्लियर? अश्विनी कुमार जो हैं
वो फियो के नए अध्यक्ष बनाए गए। अब थोड़ा अश्विनी कुमार के बारे में जान लो कि अश्विनी कुमार पंजाब के जालंधर के एक प्रसिद्ध व्यवसाय उद्यमी और निर्यातक हैं, जो क्या करते हैं, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इन्होंने जो है, अश्विनी कुमार जी ने फियो में अध्यक्ष और प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में इनका अनुभव रहा है, इन्होंने इस पे काम किया है। क्लियर। और ये ईईपीसी इंडिया में हैंड टूल्स पैनल के संयोजक भी रहे हैं, यानी ईईपीसी जो इंडिया है में हैंड टूल्स के पैनल का ये संयोजक और उप क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इतना क्लियर। तो इतना सब वैसे कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है अश्विनी कुमार के बारे में, ये तो हम एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए बता दिए। मेन पार्ट आपको ये याद रखना है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो है अश्विनी कुमार। क्लियर। तो ये थे हमारे आज के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा जो डेली का सेशन होगा वो डेली ही आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जितनी भी न्यूज़ें हैं या इंटरनेशनल नेशनल जो भी न्यूज़ आए होगी वो क्वेश्चन क्विज के माध्यम से करवाई जाएगी। और आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर जरूर कम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके हम आपके सामने रख देंगे। यानी कि एक क्वेश्चन जो है, चाहे वो आपने देखा है कि पुष्पक हो या फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट के अध्यक्ष हो या फिर फैक्ट यूनिट चेक हो, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लेंगे, इतना तो हम वादा करते हैं आपसे। यानी कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप हमारा वीडियो सिर्फ 1 बार 2 बार 3 बार सुनेंगे ना, और छोटी वीडियो सुनने में बोरिंग नहीं लगती है, तो आप जितनी बार सुनेंगे आपको उतनी ही बार याद होगा। आप जैसे एग्जाम हॉल में जाएंगे, अरे ये तो ये क्वेश्चन था और ये मैम ने पढ़ाया था, तुरंत आप आंसर करके आएंगे। ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आएँ। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और आप लोग इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चे तक भी पहुंच सके जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर उनको काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा चैनल वो पे अच्छा पढ़ पाएंगे या फिर अच्छे तरीके से उनका करंट अफेयर्स कवर हो पाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।